Let us start with exercise 2C. This is the last exercise of this chapter, and what we could observe in this exercise is that there is nothing new that we are going to use. Everything that we will be using in this exercise has already been done. Okay, so there are no new formulas, no new techniques. Everything that we have done earlier, we are going to use the same thing. Okay, so let us start with the MCQs. First one, choose the correct answer from the options given below. Rupees 300 and rupees 360 are the compound interest for 2 consecutive years. The rate of interest is what? Whenever I get this thing, whenever I come across this consecutive years, okay, I should remember the formula. So consecutive years है और क्या है, compound interest है, तो I know what I will do. I will be writing compound interest of second year is equal to कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, इससे एक साल पहले, अब सेकेंड ईयर से एक साल पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट ईयर, प्लस R% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. ओके, ये फॉर्मेट याद रखना. जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर ही होना चाहिए, सेकेंड और थर्ड ईयर भी हो सकता है. अगर सेकेंड और थर्ड ईयर होगा तो मैं यहां पे लिखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस R% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर. ओके, जब भी कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आता है, ओके, जब भी ये कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आता है, ओके, कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, तो वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर अमाउंट. ओके, तो अमाउंट के लिए भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं. तो एक मिनट, नाउ यहां पे फर्स्ट और सेकेंड ईयर दिया है, तो आई विल फॉलो द सेम फॉर्मूला. ओके, अब यहां पे क्या दिया है कि कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 300 एंड 360. ये नहीं बताया है कि फर्स्ट ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है या सेकेंड ईयर है, ये कुछ नहीं बताया है. तो वी डोंट नीड, हम सीधा यही यूज कर लेंगे. तो इसमें से जो बड़ा है वो सेकेंड ईयर का होगा, तो ये बड़ा है, दिस इज बिग. तो दिस मस्ट बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड दिस मस्ट बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. तो compound interest of second year is 360. okay, compound interest of first year is 300. okay, 300 plus R%. R मुझे नहीं मालूम है, rate is not given, तो R% of यानी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज व्हाट, 300. तो इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिलेगा, ये दिस विल बी 300 को इधर भेज दो, इक्वल के राइट से इक्वल के लेफ्ट में भेज दो, ये हो जाएगा 360 जो ऑलरेडी राइट में है, माइनस 300 इज इक्वल टू R%. R% इज R अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 300. यहां से 2 जीरोस गए, यहां से 2 जीरोस गए, यहां पे क्या बचा, 3R, यहां पे क्या बचा, 360 माइनस 300 इज 60. तो R इज इक्वल टू 3R के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 3 को वहां पे भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो दिस विल बी 3 2s are 6, 0 का 0, तो R इज इक्वल टू 20%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गया 20%. ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर. तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ओके, दिस इज द फर्स्ट MCQ and नेक्स्ट सेकेंड वाला MCQ. सेकेंड वाला MCQ भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है यहाँ पर. ओके, देयर इज नो डिफरेंस. इफ आई लुक एट द सेकेंड MCQ says me a certain sum of money amounts to 5,000 at the end of fifth year. ओके, तो फिफ्थ ईयर के एंड में अमाउंट हो जाता है 5,000. तो इसको मैं लिखता हूं अमाउंट ऑफ फिफ्थ ईयर इज इक्वल टू 5,000. उसके बाद एट द एंड ऑफ एंड ₹6,000 एंड ₹6,000. ओके, ₹6,000 एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर. तो सिक्स्थ ईयर के एंड में हो जाता है ये 6,000. तो मैं यहां पे लिख लूंगा अमाउंट ऑफ सिक्स ईयर इज व्हाट, 6,000. अब ये एंड है, बिगिनिंग है, it doesn't make much of the difference. okay,
एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो भाई लुक एट दिस इज नथिंग बट कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, राइट? अमाउंट ऑफ 6 ईयर एंड अमाउंट ऑफ 5th ईयर, तो दीज आर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। तो जब भी कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स होता है तो आई शुड रिमेंबर द फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला वुड बी, यहाँ पे अगर A6 है और A5 है, तो अमाउंट ऑफ 6 ईयर इज अमाउंट ऑफ 5th ईयर प्लस R% ऑफ अमाउंट ऑफ 5th ईयर। ओके, ये फॉर्मूला अमाउंट के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दोनों के लिए वैलिड है। अगर यहां पर मैं देखूं फर्स्ट में भी ये यूज किया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस R% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, तो सेम चीज यहां पर, मगर यहां पर इंटरेस्ट की जगह पर हमने क्या यूज किया? अमाउंट यूज किया। ठीक है, अमाउंट ऑफ 6th ईयर हमें क्या दिया है? अमाउंट ऑफ 6th ईयर हमें दिया है 6000, तो 6000 अमाउंट ऑफ 5th ईयर, व्हाट इज अमाउंट ऑफ 5th ईयर इज 5000, तो दिस इज 5000 प्लस प्लस R%, R मुझे नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है, R% ऑफ अमाउंट ऑफ 5th ईयर। एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ 5th ईयर? अमाउंट ऑफ 5th ईयर इज अगेन 5000। ओके, तो ये हो गया 5000 प्लस R% इज नथिंग बट R अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 5000, यहाँ पर क्या है? 6000। अब इसको सॉल्व करना है तो 5000 को इधर भेज दो इक्वल के लेफ्ट में, 5000 का साइन क्या है? प्लस, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो इट विल बी 6000 माइनस 5000, 5000 को उधर भेज दिया, यहां पे बच गया R अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 5000, राइट? मल्टीप्लाइड बाय 5000, ये दो जीरोस गए, ये दो जीरोस गए, कट कैंसिल हो गए, यहां पर क्या बच गया? 50R, यहाँ पे 6000 माइनस 5000 इज नथिंग बट 1000, तो यहाँ पर R मुझे मिल जाएगा, 50 को मैं उधर भेज दूंगा, 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 डिवाइड बाय 50, ये गया, यहां पर मुझे R की वैल्यू मिल जाएगी, R इज इक्वल टू 5 2s are 10 और 0 का 0, 5 2s are 10 और 0 का 0, तो R इज इक्वल टू 20%। पहले का वैल्यू भी 20 मिला था और इसका आंसर भी 20% है। ओके, तो दोनों का 20% है। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, सी वाला भी आई गेस सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, नाउ सी वाला क्या दिया है? एट द एंड ऑफ 2020, ठीक है भाई, 2020 के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 3850, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 3850, so I think this is this compound interest of third year or is it compound interest of 3 years? Okay, is it compound interest of third year or is it compound interest of 3 years? So I think this is compound interest of third year only. Okay, तो 2020 के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट था 3850, so I will call it this is compound interest of third year, not third year, compound interest of whatever this is, ईयर तो उन्होंने बोला ही नहीं है, तो दिस इज द CI ऑफ दिस ईयर। 2020 के एंड में ये CI था। ओके, ये CI था 2020 के एंड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। द CI ऑन द सेम सम, अब प्रिंसिपल क्या है हमें नहीं मालूम। द CI ऑफ द सेम सम, तो उन्होंने बोला है सेम सम मतलब प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम। एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। अमाउंटेड एट द एंड ऑफ 2019 वॉस, तो 2019 मुझे एक चीज मालूम है, 2019 एंड 2020 दीज आर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। 2019 के एंड में CI कितना है ये इन्होंने पूछा है। CI कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और प्रिंसिपल भी सेम ही है। ओके,
तो आई गेस दिस इज नथिंग बट कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, ये कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। 2020 का दिया है, 2019 का पूछा है, तो इसको मैं बोलूंगा सी आई ऑफ, एक मिनट, इसको मैं बोलूंगा, वेट, अच्छा ठीक है, इसको मैं बोलूंगा सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर और इसको मैं बोलूंगा सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। तो मैं फॉर्मूला इज सी आई ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस R% ऑफ सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर। यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, जो हम लोग पहले भी यूज कर चुके। हमने 2019 के सी आई को, ये पहले का सी आई है तो इसको बोल दिया सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर। 2020 जो उसके बाद का ईयर है तो उसका सी आई को ले लिया मैंने सी आई टू। ओके, तो सी आई टू, व्हाट इज सी आई टू? सी आई टू इज 3850, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 3850 इज इक्वल टू सी आई वन। सी आई वन इज मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ पे सी आई वन प्लस R% of CI1. I know what is R%. R% is 10%. तो 10% of CI1. CI1 को मैं थोड़ी देर के लिए X समझ लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे दो अल्फाबेट्स हैं, तो दो अल्फाबेट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं X ले लेता हूं। ओके, तो आई एज्यूम कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज X, तो इसको मैंने X ले लिया। ये हो गया 10% ऑफ X, दैट इज 10/100 इंटू X। ये जीरो गया, ये जीरो गया, यहां पर हो जाएगा x प्लस x/10। ओके, यहां पे तो 3850 लेफ्ट में रहेगा ही, 3850 विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगेन आई विल टेक एलसीएम। मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम मैंने ले लिया, 3850 इज इक्वल टू, एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो एक्स के नीचे 1 है, दो फ्रैक्शन से, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस और माइनस है, तो वी हैव टू टेक एलसीएम, द डिनोमिनेटर हैज टू बी कॉमन। अब डिनोमिनेटर यहां पर, ओके, अब डिनोमिनेटर यहां पर 10 है, तो यहां पर भी 10 लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी। ओके, दोनों मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये अब हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा 10x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 10, दिस विल बी, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में, नीचे आ गया 10, ऊपर 10x प्लस x विल गिव यू 11x इज इक्वल टू 3850। ओके, अब ये हो जाएगा 11x, 10 को मैंने यहां पे भेज दिया, 10 यहां पे डिवाइड है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 3850 इंटू 10, this is 11x, तो this is 38500। ओके, x कैसे मिलेगा? आप x will be 38500 अपॉन 11, तो 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 38500 को, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 11 3s are 33, 5 बचा, 11 5s are 55, 00, तो x मुझे मिलेगा 3500। ओके, 3500 एंड दैट इज द आंसर। तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज किया, तो फर्स्ट अपना एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू, सेम फॉर्मूला। कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, या तो कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, या तो यही दोनों में से, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो कोई एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिसिंग होगा, तो सेम फॉर्मूला ही यूज किया है हमने, कुछ भी नया फॉर्मूला यूज नहीं किया। इसमें भी यही फॉर्मूला यूज किया, CI2 इज इक्वल टू CI1 प्लस R% ऑफ CI1। सेकेंड वाले में सिर्फ CI की जगह पे अमाउंट यूज किया, फर्स्ट वाले में हमने वही फॉर्मूला यूज किया, CI2 इज इक्वल टू CI1 प्लस R% ऑफ CI1, तो सेम फॉर्मूला। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई गेस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज we will be solving using the same formula. Okay, next, अब डी वाला देखते हैं। एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं है, डी वाला भी। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सीआई अमाउंट्स टू 4500 इन 6 years। ओके, तो दिस इज अमाउंट, तो 6 साल के बाद का अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 6 years इज 4500। ओके,
इफ द रेट ऑफ सीआई इज 12%, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 12%, द सेम मनी विल अमाउंट इन 7 years टू रुपीज वॉट, यानी अमाउंट ऑफ 7 years हमें पूछा है। तो अमाउंट ऑफ 7 years हम लोग कैसे पता करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, राइट। तो अमाउंट ऑफ 7 years इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ 6 years प्लस R% ऑफ अमाउंट ऑफ 6 years। ओके, तो अमाउंट ऑफ 7 years हमें नहीं पता, अमाउंट ऑफ 6 years मुझे मालूम है, अमाउंट ऑफ 6 years इज 4500, R% ऑफ अमाउंट ऑफ 6 years, R%, व्हाट इज R, 12%। तो 12% ऑफ अमाउंट ऑफ 6 years विच इज 4500, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 4500 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 4500, यहां से 2 zeros गए, यहां से 2 zeros गए, 12 इंटू 45 किया, जो आंसर मिलेगा उसको 4500 से प्लस करेंगे, दैट विल बी अमाउंट ऑफ 7 years। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम। तो ए बी सी डी चारों एमसीक्यूज हमने ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूले से यूज किया है, सॉल्व किया है। ओके, ई वाला देखते हैं अभी। ई वाला भी सेम ही है। फॉर 2 consecutive years a sum lent out at CI earns rupees 600 and rupees 690 respectively, the rate of CI is what। तो भाई इसमें से एक को ले लो C1, तो हमने 600 ले लिया C1, compound interest of first year is 600 and compound interest of second year is 690, rate of interest हमें चाहिए, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई, CI2 is equal to CI1 plus R% of CI1। तो CI1 हमें दिया है, CI1 दिया है 600, CI2 हमें दिया है, CI2 दिया है 690 प्लस R%, R हमें नहीं मालूम, तो R अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय C1 CI1 दैट इज 600। अब इसको सॉल्व करेंगे, देयर इज जस्ट वन वेरिएबल R, तो R का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज अगेन द सेम फॉर्मूला, अगेन द सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट F वाला देखते हैं। For 2 consecutive years the sum of money lent out at CI amounts to 2400 and 2760 respectively, the rate of interest is what, again the same formula, again the same formula। यहाँ पे भी CI ही दिया है, तो CI यूज करेंगे, तो दिस इज डन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन a certain sum of money, तो certain sum of money we don't know what the certain sum of money is, तो प्रिंसिपल अननोन है। It amounts to 5292 in 2 years, मतलब 2 साल के बाद अमाउंट हो जाता है 5292, तो दिस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। ओके, दिस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर एंड 5556.60 इन 3 years, तो ये अमाउंट है थर्ड ईयर का, 3 साल के बाद अमाउंट हो गया ये। तो व्हाट इज बीन गिवन टू अस, वी आर गिवन अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर is 5292 and amount of third year is 5556.60 and we are asked rate of interest। क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आता है कि कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट दिया हुआ है। अगर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट दिया है या कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का CI दिया है, तो वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग करेंगे अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस R% ऑफ अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। अगर ये फर्स्ट ईयर दिया होता और ये सेकेंड ईयर दिया होता तो क्या करते, तो हम लोग करते हैं अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस R% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। बट ओके, तो इट हैज टू बी कॉन्सिक्यूटिव, ये मैटर नहीं करता है कि कौन से साल का अमाउंट है। अगर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दिया होता तब भी सेम मेथड, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का अमाउंट दिया होता तब भी सेम मेथड। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर मुझे क्या दिया है 5556.60, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, व्हाट इज दिस अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर 5292 प्लस R% ऑफ अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, R मुझे नहीं मालूम है, तो R% ऑफ अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर दैट इज 5292। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ पर नॉर्मली बच्चे क्या बोलते हैं कि बोलते हैं सर 100 को इस तरफ भेज दो, ओके 100 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो। क्या मैं इस 100 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर सकता हूं, नहीं, आई कैन नॉट ट्रांसपोज दिस 100 हियर। व्हाई, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज करते हैं एंड व्हाइल वी आर ट्रांसपोजिंग वी फॉलो बॉड मास इन रिवर्स ऑर्डर।
ओके, ट्रांसपोजिंग करते समय बॉड मास को रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करेंगे। व्हाट डू आई मीन, सपोज ये ट्रांसपोज नहीं करते हम लोग, ओके, सपोज हम लोग नहीं कर रहे होते, तो पहले मैं प्लस करता या मल्टीप्लाई करता? अगर मैं ट्रांसपोजिंग नहीं कर रहा होता तो ऑफ कोर्स मैं पहले मल्टीप्लाई करता ना। बिफोर आई मल्टीप्लाई दिस, कैन आई ऐड दिस 5292 विद दिस एनीथिंग? इसके साथ कुछ प्लस कर सकते? नहीं कर सकते। तो पहले मल्टीप्लाई करो बाद में प्लस करो, दैट इज व्हाट BODMAS सेज, कि पहले मल्टीप्लाई करो बाद में प्लस माइनस करो। ट्रांसपोज करते समय ये उल्टा हो जाता है। ट्रांसपोज करते समय हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल वी ट्रांसपोज ऐड और सबट्रैक्ट को पहले ट्रांसपोज कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को बाद में ट्रांसपोज करो। तो ये जो ऐड हुआ है ना, इसको पहले ट्रांसपोज करो, और जो ये डिवाइड हुआ है उसको बाद में ट्रांसपोज करो। बात समझ में आई? ट्रांसपोजिंग में BODMAS रिवर्स ऑर्डर में, ऐड और सबट्रैक्ट को पहले भेज देना, मल्टीप्लाई और डिवाइड को बाद में भेजना। तो पहले ही ये 100 को इधर नहीं लेके जा सकते, इट विल गिव अस रॉन्ग आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5556.60। ये 5292 को पहले यहां पे भेज दिया, तो ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। 5292 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू 5292। 55560.5 माइनस 5292, ये कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 264.6 इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू 5292। अब 100 को भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 डिवाइड था, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉइंट 2 बार आगे जाएगा, तो 2 बार आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 26460 इज इक्वल टू R इंटू 5292। अब 5292 को इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। 26460 डिवाइड बाय 5292 इज इक्वल टू R। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो R कितना मिलेगा, R मुझे मिलेगा जस्ट 5%, R मुझे मिलेगा 5%। तो यहां पर R हो गया 5%। सो आई गॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझको मिल गया 5%। Now what they have asked us? Now they have asked us the original sum of money, यानी उन्होंने प्रिंसिपल पूछा है, अब प्रिंसिपल के लिए देखो मुझे सब कुछ मिल चुका है। मुझे यहाँ पे डू आई नो अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर, मुझे अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर तो नहीं मालूम है, मगर मुझे अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर मालूम है। मुझे प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मालूम है। तो जब सब कुछ मालूम है तो वी कैन यूज डायरेक्टली फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दो सेकंड ईयर के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, और n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर तुम सेकेंड ईयर का अमाउंट पता कर रहे हो तो नंबर ऑफ ईयर्स भी 2 होगा, नंबर ऑफ ईयर्स भी क्या होगा, 2 होगा, समझे ना। अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर अगर यूज करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स 3 होगा। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर यूज करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स 1 आएगा। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर यूज करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स 2 आएगा। जिसका जो अमाउंट जिस साल का अमाउंट है वही नंबर ऑफ ईयर्स आएगा। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर मुझे मालूम है, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज 5292। प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, इसमें जब फॉर्मूला तुम यूज करते हो ना तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर यूजिंग द फॉर्मूला यू आर यूजिंग जस्ट वन प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल मस्ट बी प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर नहीं होगा, दिस हैज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर। या जो ओरिजिनल सम ऑफ मनी है दैट इज दिस प्रिंसिपल। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, R मुझे मिल चुका है, R क्या मिला है 5%। तो 5 अपॉन 100 रेज टू 2, 5 अपॉन 100 रिड्यूस कर लो, 5 1 5 20। तो 1 प्लस 1 अपॉन 20 को अगर मैंने ये कर लिया तो मिलेगा मुझे 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। ओके, एलसीएम लेके कर लिया तो ये हो गया प्रिंसिपल। दिस इज 5292। अब दिस इज व्हाट, दिस इज P इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, दैट इज इक्वल टू 5292। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5292। नाउ जब ये फ्रैक्शंस को इधर भेजेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को, तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हाउ डू वी डिवाइड वन फ्रैक्शन विद अदर फ्रैक्शन, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, राइट। मल्टीप्लाई डिवाइड जब करते हैं 5292, ये 21/20 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई हुआ था 21/20, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिवाइड,
डिवाइड का कर दो मल्टीप्लाई, डिवाइड का कर दो मल्टीप्लाई और सामने वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 20/21। सिमिलरली ये भी इधर आके हो जाएगा 20/21 इज इक्वल टू व्हाट, पी इज इक्वल टू पी। 21 5292 को रिड्यूस कर लिया, हमें मिलेगा 252। फिर ये 21 और ये 252 भी रिड्यूस हो जाएगा, ये मिलेगा 12। तो आंसर क्या मिला, 12 इंटू 20 इंटू 20 इज व्हाट, 400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो 400 इंटू 12 विल गिव मी 4800, विल गिव मी व्हाट, P इज इक्वल टू 4800। सो दिस इज द प्रिंसिपल, ये मुझे मिल गया प्रिंसिपल विच इज 4800। Now in this question, third question, Mohit invests rupees 8,000 for 3 years at a certain rate of interest. Rate of interest मुझे नहीं दिया है, compounded annually at the end of 1 year. फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट हो जाता है 9440। तो दिस इज अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन थर्ड ईयर। देखो जब क्वेश्चन देखता हूं ना, तो क्वेश्चन देख के मुझे पता चलता है कि इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन थर्ड ईयर, यानी स्पेसिफिक ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो जो स्पेसिफिक ईयर का इंटरेस्ट पूछते हैं ना, तो वी नॉर्मली यूज विदाउट फॉर्मूला। हम लोग नॉर्मली क्या अप्रोच यूज करते हैं, वी यूज विदाउट फॉर्मूला। देखते हैं हम लोग विदाउट फॉर्मूला ट्राई करके, नहीं हुआ तो फिर विद फॉर्मूला कर लेंगे। वी कैन यूज बोथ द ऑप्शंस। तो टोटल 3 इयर्स है, तो मैं 3 इयर्स को पहले 1 ईयर, 1 ईयर और 1 ईयर में डिवाइड कर दूंगा। 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, 3 इयर्स है। दिस इज हाउ वी डू विदाउट फॉर्मूला, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इज गिवन टू मी एज 8000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं दिया है, टाइम मैं ले लूंगा 1 ईयर, यहां पे भी 1 ईयर, यहां पे भी 1 ईयर, यहां पे भी 1 ईयर। दैट इज हाउ वी डू। अब इसके बाद मैं क्या पता करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर, दिस इज सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, अब ये फॉर्मूले के साथ मैं आगे जा नहीं सकता हूं। क्यों नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे सीआई भी नहीं मालूम है और मुझे रेट भी नहीं मालूम है। मुझे 2 चीजें अननोन है। अगर 2 चीजें अननोन है तो कहना है सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व दिस, नो आई कांट। ओके, तो देखते हैं आगे मुझे क्या दिया है। उन्होंने आगे मुझे दिया है एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट अमाउंट्स टू 9440। तो दिस इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर हम लोग पता कैसे करते हैं, यहां पे जब सीआई मिलेगा तो मैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर को सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर से ऐड कर दूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर गिव्स मी अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे ऑलरेडी दिया है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे ऑलरेडी दिया है 9440। सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे मालूम है, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर कितना दिया है 8000 रुपीज। ओके, तो क्या ना कैलकुलेट सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, यस, इसको यहां पे भेज दो, यहां जाएगा ये 8000 माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो गया 8000 यहां पर, प्लस 8000 जाके माइनस हो गया, तो 9440 माइनस 8000 गिव्स मी 1440। दिस इज सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, दिस इज सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। अब सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे मिल चुका है, तो मैं सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर की जगह पे लिख दूंगा 1440 इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इज 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं मालूम है, टाइम मैंने लिया 1 ईयर, डिवाइड बाय 100। अब ये पूरे इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है विच इज आर, सो आई कैन फाइंड आउट आर। ओके, 2 जीरोस गए, 2 जीरोस गए, यहां पे क्या बचा, 80 इंटू आर इज इक्वल टू 1440। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1440। ये 80 जो आर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको इस तरफ भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। 1440 डिवाइड बाय 80 गिव्स मी व्हाट, 18%। तो गिव्स मी 18%। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 18%। फर्स्ट आंसर मुझे मिल गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। ओके, सो नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, इसी को आगे बढ़ाते जाओ, सेकंड ईयर का पता करो। सेकंड ईयर का पता करोगे तो तुमको अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट द थर्ड ईयर। तो सेकंड ईयर का अमाउंट बन जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मालूम है, टाइम हो जाएगा 1, तो आई कैन फाइंड आउट सीआई ऑफ थर्ड ईयर एंड आई कैन सॉल्व दिस होल क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला। मैं विदाउट फॉर्मूला एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। बट ओके, समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहां पे जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट मिला है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, दिस अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये हो जाएगा 9440। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिला है 18, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गया 18। तो यहां पर भी 18 होगा। टाइम हम लोग कितना लेंगे, 1 ईयर।
टोटल 3 years का था तो 1 year 1 year 1 year. Can I find out CI of second year? Yes, I can find out CI of second year. PRT बराबर PRT अपॉन 100. इसको सॉल्व करो, मुझे CI ऑफ सेकंड ईयर मिल जाएगा. CI ऑफ सेकंड ईयर मिलने के बाद मैं क्या करूंगा? आई कैन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर. अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर क्या हो जाएगा? CI ऑफ सेकंड ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर. मुझे अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर मिल जाएगा, सब कुछ मुझे मालूम है. अब अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, और प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर क्या हो, जो भी अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, टाइम मालूम है. आई कैन फाइंड आउट सीआई ऑफ थर्ड ईयर एंड आई कैन डू इट विदाउट फॉर्मूला. एक ऑप्शन तो ये हो गया, बट सेकेंड ऑप्शन क्या है? आई कैन डू इट वेरी इजीली. मैं इसको बहुत इजीली कर सकता हूं विदाउट यूजिंग दिस थिंग्स. कैसे कर लूंगा? आई नो वन थिंग ना, मुझे एक चीज मालूम है. अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस R% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर. अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर मुझे नहीं मालूम है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे मालूम है. एंड अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज हाउ मच? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज गिवन टू बी एज 9440. ओके, तो दिस 9440 is amount of first year. तो 9440 plus R%. What is rate? Rate is 18. तो ये हो गया 18% of 9440. So this becomes 9440 plus 18 upon 100 into 9440. ये जीरो गया, ये जीरो गया. Okay, give me this 18 into 944. 18 into 944 gives me 16992. ओके, 16992 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे डिवाइड बाय 10 है, तो डिवाइड बाय 10 विल गिव मी 1699.2. और यहाँ पे कितना है? 9440. ओके, 9440. तो इसमें साथ 9440 मैंने कर लिया, तो दिस विल गिव मी 11139.2. दिस इज अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर. ओके, तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर भी मुझे मिल गया. अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर मुझे कितना मिला? 11139.2. Now they have asked us interest accrued in third year. Interest accrued in third year. Okay, तो interest accrued in third year के लिए again can I use this formula? Can I find out amount of third year and can I find out CI of third year? कर सकता हूँ मैं, वैसे भी कर सकता हूँ. ओके, अब अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर मिल गया तो मैं अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर पता कर लूंगा. अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर में कैसे पता करूंगा? अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर में पता करूंगा, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस R% ऑफ अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर. ओके, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर मुझे मालूम है, R% भी मुझे मालूम है. इससे मुझे थर्ड ईयर का अमाउंट मिलेगा. थर्ड ईयर के अमाउंट में से ये प्रिंसिपल को माइनस कर दो, मुझे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा. दैट इज ऑल्सो वी कैन डू. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन वे दैट वी कैन सॉल्व इट. ओके, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर मिल जाएगा. अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर में से थर्ड ईयर के प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो तुमको सीआई ऑफ थर्ड ईयर मिलेगा. और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या है? तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर. ऐसे भी कर सकता हूं मैं, बट आई कैन हैव वन मोर वे टू डू दैट. अब दूसरा तरीका क्या है भाई? सीआई Okay, now if we look at this question number 4, this is same as question number 2. Okay, same as question number 2 from the same exercise. What has been given to us? Compound interest on a certain sum of money for second year. तो compound interest of second year हमें दिया है which is 1089 and compound interest for the third year is 1197.90.
compound interest of third year is 1197.90. We have been asked to find out the rate of interest and the sum of money. Sum of money यानी कि principal of the first year. तो ये दो चीज हमें पता करनी बोली है. दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था. कैसे करेंगे? CI of third year is equal to CI of second year plus R% of CI of second year. तो CI of third year is 1197.90. CI of second year is 1089 plus R%. I don't know what is rate of interest. तो rate of interest of CI of second year, that is 1089. ये हो जाएगा 1089 plus R upon 100 multiply by 1089. यहाँ पर है 1197.90. If I solve this, इस equation में एक ही variable है which is R. I can solve it. Rate of interest मुझे मिल जाएगा. Rate of interest मिलने के बाद क्या चाहिए मुझे? Original sum of money, that is nothing but principal 1. This is same as question number 2. जैसा किया है same वैसे ही. Okay, so I won't do it here. Question number 5. This is exactly same as MCQs. Question number E. तो MCQ में हमने question number E किया है. Sorry, E. It is exactly same like that. Fifth one. कुछ भी changes नहीं है. We have done it many times. Okay. अगर और देखें तो this is again MCQ का क्वेश्चन नंबर C, MCQ का क्वेश्चन नंबर E and MCQ का क्वेश्चन नंबर D. It is all the same. Okay. Okay, it is all the same. तो सेम यही है. कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का हमको ये दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी CI दिया हुआ है. दिस इज CI ऑफ सम ईयर और 2 सक्सेसिव ईयर्स. तो ये कौन सा है पता नहीं, ये कौन सा है पता नहीं, मगर हमको ये पता है कि दिस 2 आर सक्सेसिव. तो दिस में भी अच्छा ये छोटा है CI. 5700 इज स्मॉलर, 7410 इज बिगर. तो this would be this can be CI of second year and this can be second of CI of first year, or this can be CI of third year and this can be CI of second year. तो ये मैटर नहीं करता कि एग्जैक्टली कौन से ईयर का है, बट ओनली मैटर्स इज इट हैज टू बी सक्सेसिव. तो सक्सेसिव है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा. CI of second year is nothing but CI of first year plus R% of CI of first year. तो CI of second year is how much? 7410. CI of first year is 5700 plus R% यानी R upon 100 into CI of first year, that is 5700. If we solve this in this equation, there is just one unknown, that is R. So I can find R. It is as easy. MCQ question number 6. Okay, again this question, this is same as question number 2 of exercise 2C. यही exercise 2C का question number 2. No difference at all. The cost of machine depreciated by 4,000 during the first year and by 3,600 during the second year. अच्छा, there is one difference. What is that one difference here? यहाँ पे depreciate हो रहा है. Depreciate हो रहा है मतलब minus होगा. तो I don't know if I have done this question earlier. क्या ये पहले कभी किया है मैंने? Depreciate का तो हमने किया है. We have done it. Okay, we have done it in exercise 2B, exercise 2B, question number 10. Okay, question number 10. But that question was a little different क्योंकि उसमें depreciation का percentage दिया था. इसमें हमारे पास depreciation का percentage नहीं दिया है. Okay, तो let me solve this. Okay, let me solve this. It's a little bit different. तो cost of the machine depreciated by 4,000 during the first year. तो थोड़ा सा कॉलम बना लेते हैं. ओके, कॉलम बना लेते हैं. नाउ कॉस्ट ऑफ द मशीन डिप्रिशिएटेड बाय 4,000 रुपीज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. तो सबसे पहले मुझे ये पूछना है कि क्या उस मशीन का प्राइस रिड्यूस होके 4,000 हुआ है या फिर उस मशीन का प्राइस जो भी होगा वो 4,000 से कम हुआ है. इट इज वेरी, these are two very different things. क्या उस मशीन का प्राइस
कम होके 4000 हो गया है, यानी अब उस मशीन की कीमत 4000 रुपए है। क्या ऐसा बोल रहे हैं उन लोग, या फिर उन लोग ये बोल रहे हैं कि मशीन की प्राइस जो भी है उसमें से 4000 कम हुआ है। तो दिस इज एक्चुअली मशीन की प्राइस 4000 नहीं हुई है। ओके, अब मशीन खरीदने जाएंगे तो वो 4000 में नहीं मिलेगी, मगर मशीन की प्राइस समझो 50,000 थी, तो अब वो 4000 कम हो गई है एंड इट इज फॉर 46,000। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। या तो फिर मशीन की प्राइस अगर 10,000 थी तो कम होके 4000 कम हो गई, अब वो हो गई 6000। तो दिस इज कंपेरेबल टू CI1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 4000। Okay, compound interest of first year is what? 4,000. I don't know the original cost of the machine. That is principal one. I don't know. I don't know the rate of depreciation. ये भी मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, टाइम मुझे मालूम है, टाइम इज 1 year. Okay, यहाँ पे टाइम इज 1 year. अब what else is given to us during the first year and by 3,600 during the second year. अब सेकेंड ईयर में वापस से वही क्वेश्चन, क्या सेकेंड ईयर में उसका प्राइस 3,600 हुआ है, मतलब वो मशीन क्या 3,600 की मिल रही है, या फिर सेकेंड ईयर में मशीन की प्राइस 3,600 से कम हुई है। तो द आंसर इज मशीन की प्राइस 3,600 नहीं हुई है सेकेंड ईयर में। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द मशीन की प्राइस अब 3,600 नहीं हुई है, मशीन की प्राइस कुछ और थी, 50,000 होगी, 20,000 होगी, अब उसकी प्राइस 3,600 रुपए कम हो गई। ओके, तो इट इज CI2। अगर मशीन की प्राइस ही 3,600 हो जाती तो उसको मैं बोलता अमाउंट इज 3,600। ओके, अगर मशीन की प्राइस फर्स्ट ईयर में 4,000 हो जाती तो मैं बोलता अमाउंट इज 4,000। मगर मशीन की प्राइस 4,000 नहीं हुई है, मशीन की प्राइस 4,000 से कम हुई है, तो इट इज नॉट अमाउंट, इट इज CI। Okay, it is CI. So this is a subtle difference here. And other thing what is different here is, and तो हमें पूछा है rate of depreciation, तो R पूछा है, R would be same for all the 3 years and rate of depreciation मतलब R. Original cost of the machine, original cost of the machine is nothing but principal 1. ये हमको पूछा है principal 1 and its cost at the end of third year. तो थर्ड ईयर में कितना कम हुआ है ये नहीं पूछा है। अगर उन्होंने पूछा होता कि कितना कम हुआ है तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर पता था, बट दैट इज नॉट व्हाट दे हैव आस्क्ड। उन्होंने ये पूछा कि थर्ड ईयर में उसकी प्राइस क्या है, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर व्हाट इज द प्राइस, सो दे हैव आस्क्ड अस अमाउंट ऑफ द थर्ड ईयर। ओके, ये पूछा है अमाउंट। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, नाउ इट्स वेरी इजी। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का CI दिया है तो मुझे R चाहिए, R I can find out very easily. I will use the formula. What's the formula? CI2 is equal to CI1 plus R% of CI1. But there is one mistake here. What is the mistake here? यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ना अमाउंट बढ़ता रहता है, इट एप्रिशिएट्स, तो बढ़ने को हम लोग बोलेंगे एप्रिशिएट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट एप्रिशिएट होता है, मगर यहाँ पर हमें डेप्रिशिएट, मशीन की कॉस्ट जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट हो रही है मतलब कम हो रही है। ओके, द फॉर्मूला इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज जहां पे ऐड करते हैं, जहां पे ऐड करते हैं ओनली बिकॉज इट इज डेप्रिशिएशन, तो हम लोग जहां पे ऐड करते थे अब ऐड नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे माइनस। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा CI2 मुझे मालूम है, व्हाट इज CI2 इज 3600, CI1 is 4000 minus R%. I don't know what is R% is, तो R% की जगह पे R upon 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय CI1 is again 4000। अच्छा, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, यहाँ पे ये दो जीरोस गए, ये दो जीरोस गए, यहाँ पर मुझे मिल गया
4000 माइनस 40r, 40 इंटू आर इज 40r, डिनोमिनेटर चला गया, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 था, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो 1 1 है तो 1 ही आएगा, न्यूमरेटर इज r और 40 दोनों को मल्टीप्लाई किया 40r इज इक्वल टू 3600। माइनस 40r को इक्वल के लेफ्ट में ले लो और 3600 को इक्वल के राइट में ले लो, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 40r यहां पर आके हो जाएगा 40r इज इक्वल टू 4000 अपनी जगह पर है, उसका साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस 3600 है, इक्वल के राइट में आके हो जाएगा माइनस 3600, दिस विल गिव मी 400, दिस इज व्हाट 40r, तो r इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 40, तो 400 डिवाइड बाय 40 विल गिव मी 10%, विल गिव मी व्हाट 10%, तो r मुझे मिल गया 10%, ओके r मुझे मिल गया 10%, तो यहां पे मैंने तीनों जगह पे लिख दिया 10%, 10%, 10%. Now I can find out CI3. Okay, CI3 they haven't asked us to find out CI3, they have asked us to find out principal one. Okay, they have asked us to find out the original cost of the machine. तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन मतलब ओरिजिनल सम यानी P of 1, ये हमने और कहां पे किया है, सेम हमने किया है 2C में, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द ओरिजिनल सम, ओके क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 2, फाइंड द ओरिजिनल सम यानी प्रिंसिपल 1, ओके वी हैव टू स्टार्ट द प्रिंसिपल 1, यहां पे भी उन्होंने क्या पूछा है हमको, यहां पे हमको पूछा है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज नथिंग बट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज नथिंग बट प्रिंसिपल 1, तो प्रिंसिपल 1 कैसे पता करेंगे, वी कैन डू इट हियर, CI दिया है, टाइम मालूम है, रेट मालूम है, प्रिंसिपल चाहिए, आई विल यूज द सिंपल फॉर्मूला, व्हाट सिंपल फॉर्मूला, compound interest of first year is principal of first year into rate of interest into time upon 100. Compound interest of first year is how much 4000, principal of first year नहीं मालूम है, rate of interest 10 है, time 1 है, upon 100, जीरो गया, एक इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज P1, आई कैन फाइंड आउट P1, हाउ कैन आई फाइंड आउट P1, ये हो जाएगा P1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4000, 10 को उधर भेज दो, 10 यहाँ पे डिवाइड हुआ है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,000, राइट, इज इक्वल टू P1, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 40,000, ओके, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन मुझे मिल गया है 40,000. अब देखो उन लोग व्हाट दे वर आस्किंग अस, व्हाट दे वर सेइंग अस, द कॉस्ट ऑफ द मशीन डेप्रिशिएटेड बाय 4000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी कॉस्ट ऑफ द मशीन 4000 नहीं हुई है, फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन की प्राइस 4000 नहीं हुई है, 4000 से कम हुई है, तो मशीन की प्राइस आखिर हुई कितनी, सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मशीन, तो मशीन की प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 40,000 था, जिसमें से 4000 कम हो गया, अब 4000 कम होने के बाद नॉर्मली हम लोग अमाउंट कैसे पता करते हैं, अमाउंट हम लोग पता करते हैं प्रिंसिपल प्लस CI ऑफ फर्स्ट ईयर, ओके ऐड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ, तब जाके अमाउंट मिलता है, मगर इस क्वेश्चन में हम लोग ऐड नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, तो सेम चीज है, मगर जहां पे प्लस है वहां पे माइनस होगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI होता है, मगर यहां पर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस CI होगा, तो दिस विल बी प्रिंसिपल कितना है 4000 माइनस CI कितना है 4000, सॉरी प्रिंसिपल इज 40,000, प्रिंसिपल इज 40,000 और CI कितना है 4000, तो इन दोनों को माइनस किया कितना मिलेगा 36,000, दिस इज द कॉस्ट सॉरी दिस इज कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर फर्स्ट ईयर, ओके ये पूछा ही नहीं है उन्होंने सिर्फ अपने को ये पूछा था व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 40,000
ओके और फर्स्ट ईयर में 4000 कम हो गया, तो 40,000 में से 4000 कम हो गया तो मुझे कितना मिलेगा 36,000। तो 36,000 इज अमाउंट, उसको अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो दैट इज द अमाउंट। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, दे हैव आस्क्ड अस कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यानी अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर पूछा है। तो अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर के लिए आई गेस द इजी वे इज टू फाइंड आउट प्लस सी आई ऑफ थर्ड ईयर। पहले थर्ड ईयर का सी आई पता कर लो, थर्ड ईयर का सी आई पता करने के बाद अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर पता कर लो। नाउ दिस साउंड्स इजी टू मी, तो आई विल यूज वही सक्सेसिव ईयर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सी आई ऑफ थर्ड ईयर इज सी आई ऑफ सेकेंड ईयर प्लस R% of CI of second year. But again a mistake here, I cannot use plus here, I will have to use minus here. मुझे यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा, तो माइनस, राइट, इधर भी मैंने माइनस यूज किया था देखो, राइट, बीच में माइनस यूज किया था, यहां पर भी माइनस यूज करेंगे क्योंकि डिप्रिशिएट हो रहा है। तो दिस विल बिकम CI ऑफ थर्ड ईयर, आई डोंट नो व्हाट इज CI ऑफ थर्ड ईयर। CI ऑफ सेकेंड ईयर मुझे मालूम है, CI ऑफ सेकेंड ईयर इज 3600, तो ये यहां पर आ गया 3600 माइनस R%, आई नो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 10%, तो 10/100 इंटू CI2, CI2 इज अगेन 3600, दो जीरोस गए, दो जीरोस गए, ये हो जाएगा 3600 माइनस 36 इंटू 10 इज 360, तो 3600 माइनस 360 gives me 3240, दिस इज CI ऑफ थर्ड ईयर। इसका मतलब उस मशीन की प्राइस 3240 नहीं हुई है, ओके, मशीन की प्राइस 3240 नहीं हुई है, मगर थर्ड ईयर में मशीन की प्राइस 3240 से कम हुई है, तो दिस इज 3240, ओके, इतने से उसकी प्राइस क्या हो गई है, कम हुई है। तो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, ओके, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, तो मुझे लगता है आई थिंक आई विल नीड प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल से माइनस करेंगे तभी तो अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर मिलेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर के लिए मुझे अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर चाहिए, ओके, आई नीड टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो बेटर ये है, आई वोंट फाइंड दिस CI3, मैं डायरेक्ट, मुझे अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर मिल गया, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर और अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, बेटर है मैं वैसे ही पता करूं, ओके, तो आई डोंट नीड दिस, ओके, आई डोंट नीड दिस, तो आई कैन फाइंड इट आउट, मगर वही प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बेटर ये है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हम लोग करते हैं वही हम लोग अमाउंट के साथ भी कर सकते हैं, तो बेटर है अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर है तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर पता करो। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कैसे हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर नॉर्मली प्लस आता है, मगर इस केस में माइनस आएगा, तो माइनस R% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो दिस विल बी अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 3600, amount of first year is 3600, 3600 minus R%, R% is 10%, तो 10/100 multiply by 3600, this will give me, यहां से दो जीरोस गए, यहां से दो जीरोस गए, तो 3600 minus 360, तो 3600 minus 360 gives me, okay, there is a small mistake here, यहाँ पे amount of first year is not 3600, amount of first year is 36,000, ओके, तो ये 36,000 है, तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर भी एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, तो दिस विल बिकम 36,000 माइनस 3600, ओके, माइनस 3,600, तो दिस विल बिकम 32,400, तो दिस इज अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में मशीन की प्राइस हो गई 32,400, ओके, 32,400। अब इसी तरह से हम लोग पता करेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में मशीन की प्राइस क्या हो जाएगी, अगेन द सेम थिंग, व्हाट आई विल डू, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर इज
अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, नॉर्मली प्लस करते हैं मगर यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, माइनस R% ऑफ अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर मुझे मिल गया है, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर यही है, दिस इज 32,400, तो दिस इज 32,400 माइनस R%, R इज 10%, तो 10/100 इंटू 32,400, दो जीरोस गए, दो जीरोस गए, यहां पर मुझे मिला 32400 माइनस 32440, इन दोनों को माइनस किया तो मुझे मुझे मिलेगा 29160, दिस इज अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर। तो जो मशीन की प्राइस हो जाती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट। ओके, जो मशीन की प्राइस हो जाती है कम होने के बाद, तो दैट इज अमाउंट। और कितना कम हुआ है, दैट इज CI। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब उन्होंने बोला कि द कॉस्ट ऑफ द मशीन डेप्रिशिएटेड बाय 4000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, डेप्रिशिएटेड मतलब कम हुआ, तो कम हुआ है 4000, कम हुआ है, मशीन की प्राइस 4000 नहीं हुई है। तो मशीन की प्राइस यहां पे 4000 से कम हुई है। ओके, 4000 से कम हुई है, तो दैट इज कंपेरेबल टू CI। अब मशीन की प्राइस एग्जैक्टली कितनी हुई है, तो 40,000 की मशीन थी, 4,000 से कम हो गई, अब प्राइस हो गई है 36,000। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर द प्राइस ऑफ द मशीन बिकम्स 36,000 विच इज कंपेरेबल टू अमाउंट। और कितनी कम हुई है, तो 4,000 कम हुई है, इट इज कंपेरेबल टू CI। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। और सेकेंड ईयर में उसकी प्राइस 3,600 हुई है क्या, नहीं, सेकेंड ईयर में उसकी प्राइस 3,600 से कम हुई है। तो सेकेंड ईयर में CI इज 3,600 और मशीन की प्राइस कितनी हो गई है, तो मशीन की प्राइस है 32,400, दैट इज कंपेरेबल टू द अमाउंट। Okay, understanding this is very important. 7. Ramesh invests ₹12,800 for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest. Okay, per annum है यानी annual basis पे है। पूछा क्या है, sum due to Ramesh at the end of first year यानी amount of first year. Okay, this is nothing but amount of first year. Interest he earns for the second year यानी CI of second year. और तीसरा क्या पूछा है, total amount due to him at the end of third year यानी amount of third year. तो sum due to Ramesh at the end of first year is nothing but amount of first year, CI of second year and amount of third year. अब देखो स्पेसिफिक ईयर का इंटरेस्ट पूछा है, अगर स्पेसिफिक ईयर मतलब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है, तो नॉर्मली मैं विदाउट फॉर्मूला ट्राई करता हूं। ओके, बट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद फॉर्मूला एज वेल एज विदाउट फॉर्मूला, दोनों भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला करते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज गिवन टू अस। रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स है, एनुअल बेसिस है, तो 1 2 3 तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, टाइम इज 1 ईयर, टाइम इज 1 ईयर, टाइम इज 1 ईयर, 3 ईयर हो गया। यही अगर 3 साल का होता और 6 मंथली बेसिस होता तो क्या करते? ओके, यही अगर ओके तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 6 मंथली बेसिस होता और 3 इयर्स का होता तो 6 मंथ्स 6 मंथ्स, 1 साल हो गया, 2 पार्टीशन हो गए, इसके अंदर 2 पार्टीशन, ये 6 मंथ्स का, ये 6 मंथ्स का, फिर इसके अंदर भी 2 पार्टीशन, ये 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स, फिर इसके अंदर भी 2 पार्टीशन, थर्ड ईयर में भी 2 पार्टीशन, 6 मंथ्स 6 मंथ्स, यानी मुझे कितना करना पड़ता? 1 2 3 4 5 6, 6 बार कैलकुलेट करना पड़ता अगर ये 6 मंथली बेसिस पे होता तो। ओके, अगर ये 6 मंथली बेसिस पे होता तो, मगर ये 6 मंथली बेसिस नहीं है, एनुअल बेसिस है, और जब भी 6 मंथली बेसिस पे होगा ना तो इतने नंबर ऑफ ईयर्स तुमको कभी नहीं दिए जाएंगे, मोस्टली तुमको 1 ईयर दिया जाएगा या 1.5 ईयर दिया जाएगा। ओके, 3 इयर्स का क्वेश्चन नहीं पूछते 6 मंथली बेसिस पे, और अगर पूछा है तो वी विल यूज विद फॉर्मूला। ठीक है, वी विल यूज विद फॉर्मूला। तो लेट अस सॉल्व दिस। यहाँ पे अपने को क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 12,800 फॉर 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10, तो रेट दिया है 10, टाइम यहाँ पे ले लूंगा 1, टाइम यहाँ पे ले लूंगा 1। अब तीनों चीजें मिल गई है तो आई कैन फाइंड आउट CI ऑफ फर्स्ट ईयर। CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 12,800, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1, डिवाइड बाय 100, 2 जीरोस गए, 2 जीरोस गए, 128 इंटू 10 इज नथिंग बट 1280। दिस इज CI ऑफ फर्स्ट ईयर। जैसे ही CI ऑफ फर्स्ट ईयर मिलता है
आई विल फाइंड आउट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर. अब अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर मैं कैसे पता करूंगा? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर. प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इज 12,800 प्लस सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1280. इन दोनों को ऐड किया तो मुझे मिलेगा 0 8 8 9 10 1 0 1 2 3 3 1. तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 13080. ओके, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 14080 है. ओके, इट इज नॉट 130, इट इज 14080. 14080. ओके, प्लस करने के बाद अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर. अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर. तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इज 14080. यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि भाई उसने कुछ पे बैक किया है क्या, या कुछ नया लोन लिया है क्या. तो कुछ ऐसा रीपे नहीं किया है, कुछ नया लोन नहीं लिया है, तो इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर डायरेक्टली बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर. रेट तो वही रहेगा, रेट इज गोइंग टू बी 10, टाइम इज गोइंग टू बी 1. ओके, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर. कैन आई फाइंड आउट सीआई ऑफ सेकेंड ईयर? यस, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा? PRT अपॉन 100. तो PRT अपॉन 100. ये गया, ये गया, ये 0 गया, ये 0 गया. तो दिस बिकम्स 1408. 1408. दिस इज सीआई ऑफ सेकेंड ईयर. अब चेक कर लो, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर क्या था? 1280. सीआई ऑफ सेकेंड ईयर क्या था? 1408. जैसे ही सीआई ऑफ सेकेंड ईयर मिलेगा, आई कैन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर. अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर क्या है? अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस सीआई ऑफ सेकेंड ईयर. प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर कितना है? 14080. सीआई ऑफ सेकेंड ईयर क्या है? 1408. इन दोनों को ऐड किया तो आई विल गेट अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर विच इज 15488. दिस इज अमाउंट ऑफ व्हाट? सेकेंड ईयर. ओके, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर. तो मुझे सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब हमको क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर. तो इसका आंसर है 14080. इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है? सिर्फ सेकेंड ईयर में. याद रखो 2 ईयर्स में नहीं पूछा है. अगर इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स पूछते तो मैं फर्स्ट ईयर का सीआई और सेकेंड ईयर के सीआई को ऐड कर देता एंड आई वुड से कि दिस इज सीआई ऑफ 2 ईयर्स. मगर यहां पे पूछा है सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, तो सीआई ऑफ सेकेंड ईयर क्या है? 1408. ओके, आगे पूछा है द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. तो इसी तरह से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, थर्ड ईयर का अमाउंट मिल जाएगा. दैट इज द आंसर ऑफ द थर्ड स्टेप. ओके, तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर. तो प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? 15488. 15488. ओके, एक मिनट. ओके, 15488. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10. टाइम कितना लेंगे? 1 ईयर. तो आई कैन फाइंड आउट सीआई ऑफ थर्ड ईयर, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. 0 गया, 0 गया. दिस इज 154.8. 10 से डिवाइड किया तो 8.8 आ गया. दिस इज सीआई ऑफ थर्ड ईयर. सीआई ऑफ थर्ड ईयर मिलने के बाद आई कैन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर. अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर इज प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर प्लस सीआई ऑफ थर्ड ईयर. प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर क्या है? 15488 प्लस सीआई ऑफ थर्ड ईयर क्या है? 154.8. इन दोनों को ऐड किया तो मुझको मिलेगा 17036.8. 17036.8. दिस इज अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर. तो ये हो गया मेरे थर्ड पार्ट का आंसर, दैट इज 17036.8. क्या मैं इसको विथ फॉर्मूला कर सकता हूं? यस, आई कैन डू इट विथ फॉर्मूला ऑल्सो. क्या मैं इसको विथ फॉर्मूला कर सकता हूं? यस, मैं इसको विथ फॉर्मूला भी कर सकता हूं. ओके, तो जब इन्होंने बोला है ना कि फाइंड आउट अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, ओके, अमाउंट सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर. अगर मैं इसको विथ फॉर्मूला करने जाऊं तो विथ फॉर्मूला कैसे करूंगा? ये देख लो, विथ फॉर्मूला हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? अगेन इट्स वेरी इजी. ओके, तो विथ फॉर्मूला करने के लिए मैं पहले फॉर्मूला यूज करूंगा. A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n. प्रिंसिपल मुझे मालूम है, प्रिंसिपल है 12800. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मालूम है 10 अपॉन 100 रेज टू n. जब अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर पता करना होगा ना तो नंबर ऑफ ईयर्स 1 आएगा. नंबर ऑफ ईयर्स 3 अगर दे देंगे तो मुझे अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर मिल जाएगा. और अगर मुझे अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर चाहिए तो नंबर ऑफ ईयर्स 1 देंगे. अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर चाहिए तो नंबर ऑफ ईयर्स 2 देंगे.
बस इतना मॉडिफिकेशन करना है, सॉल्व करते जाना है, सब कुछ मुझे मालूम है, मैं विथ फॉर्मूला भी कर सकता हूं, आई विल गेट द सेम आंसर। मगर अब प्रॉब्लम किस में होगी? प्रॉब्लम होगी इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट के लिए तुम क्या करोगे? पहले तुम अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर पता करोगे, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर पता करने के बाद तुम अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर पता करोगे। अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। ओनली थिंग इज यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 3 ले लेंगे, ये तो एनुअल बेसिस पे, तो मुझे अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर मिल जाएगा। अब अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर में से प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर को माइनस कर दोगे। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर? प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर भी तो नहीं मालूम ना मुझे। अच्छा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स नहीं, ओके तो इससे अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर तो मिल जाएगा, मगर फिर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ईयर का अगर मुझे सीआई चाहिए, सीआई ऑफ ओनली सेकंड ईयर चाहिए, तो मुझे सेकंड ईयर का अमाउंट चाहिए और सेकंड ईयर का प्रिंसिपल चाहिए। सेकंड ईयर का प्रिंसिपल तो मुझे मिल गया, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर जो होगा ना, ये प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर है, मगर अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर मुझे नहीं मालूम है। चलो हाँ, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? थर्ड ईयर। अब प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर भी मुझे नहीं मालूम है। प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर। ओके, तो अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर भी मुझे फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर का फॉर्मूले से करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर भी फॉर्मूले से करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर से भी फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो इट बिकम्स वेरी लेंथी। ओके, तो विथ फॉर्मूला भी हम लोग कर सकते हैं, मगर विथ फॉर्मूला बहुत लेंथी हो जाएगा। तो विदाउट फॉर्मूला इसमें इजी था, तो विदाउट फॉर्मूला से ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, a certain sum of money is put at compound interest compounded half yearly if the interest for 2 successive years। successive years से तो मुझे पता है, जब भी successive years आता है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूं। ओके, R650 and 760.50। अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, या ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, या ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं बताया, जानने की जरूरत भी नहीं है, बराबर। अगर सक्सेसिव ईयर से तो बात खत्म हो गई। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस R% ऑफ सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज। अब यहां पे एक चीज अलग है कि दिस इज व्हाट? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी ये जो फॉर्मूला है ना, वो ईयरली बेसिस के लिए है। अगर हाफ ईयरली आएगा तो क्या करेंगे? हाफ ईयरली आएगा तो सिंपली R को 2 से डिवाइड कर देंगे, R को 2 से डिवाइड करेंगे। तुम बोले सर ऐसे क्यों करेंगे सर? हाफ ईयरली में तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड क्यों करते हो? नॉर्मली देखो, जब भी हम लोग विदाउट फॉर्मूला भी करते हैं, ओके, विद फॉर्मूला करते हैं या विदाउट फॉर्मूला करते हैं, और अगर हाफ ईयरली होता तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग? सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर का। ओके, फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मगर टाइम जो है ना, वो टाइम को हम लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं। टाइम की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं? हाफ। टाइम की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं? हाफ। अब ये जो हाफ है, ये हाफ तुम इधर ले लो या ये हाफ इधर ले लो, एक ही बात है। ओके, तुम या तो पीरियड को हाफ कर दो या तो रेट को हाफ कर दो, एक ही बात है। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग विथ फॉर्मूला में क्या करते हैं, याद रखना। विथ फॉर्मूला में क्या करते हैं? A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। मगर 6 मंथली बेसिस होगा तो क्या करते हैं? 6 मंथली बेसिस होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, याद रखना। 6 मंथली बेसिस में रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर भी ये 6 मंथली बेसिस है तो मैंने रेट को 2 से डिवाइड किया। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर सक्सेसिव ईयर्स का सीआई दिया है और अगर मुझे आर चाहिए और अगर एनुअल बेसिस है तो सिंपल फॉर्मूला CI2 इज इक्वल टू CI1 प्लस R% ऑफ CI1। मगर यही अगर हाफ ईयरली बेसिस है तो रेट को 2 से क्या कर देने का? डिवाइड कर देने का। रेट को 2 से क्या कर देने का? डिवाइड कर देने का। अच्छा, इसको मैं एक और फॉर्मूले से करूंगा। टेक्स्ट बुक में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है जो हम लोग यूज नहीं करते थे, वो भी हम लोग यूज करेंगे इसमें। ठीक है, नाउ CI1, CI2 क्या है? CI2 इज 760.50। CI1 क्या है? 650 प्लस R%। R मुझे नहीं मालूम है तो R अपॉन 2। R% कैसे पता करते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट R%? R% हम लोग पता करते हैं R अपॉन 100 इंटू CI1 क्या है? 650। मगर R को 2 से डिवाइड भी तो करना है, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 2।
रेट को हमने 2 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये 6 मंथली बेसिस है, याद रखना। अगर ये 6 मंथली बेसिस नहीं होता तो ये रेट का 2, ये रेट का 2 नहीं होता। ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू हियर? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये हो जाएगा, ये 650 को इधर भेज दो, ये 650 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 760.50 माइनस 650 गिव्स मी 110.5। और यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा r अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 65। अब ये 10 और 2 को इधर भेज दो, या तो सिर्फ 10 को इधर भेज दो। ये 10 इधर जाके, ये 10 r के साथ डिवाइड हुआ है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1105 बराबर। 110.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1105 इज इक्वल टू r बाई 2 इंटू 65। अब ये 65 को इधर भेज दो, 1105 डिवाइड बाई 65, यहाँ पे r के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या? r बाई 2। तो ये 1105 अपॉन 65 मुझे मिलेगा 17। मुझे क्या मिलेगा? 17। तो ये हो गया 17 इज इक्वल टू r बाई 2। अब 2 को इधर भेज दो, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 2 इंटू 17 इज 34। ओके, तो परसेंटेज इज 34, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 34। अच्छा, इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला नॉर्मली टेक्स्ट बुक में दिया है मगर हम लोग उसको यूज नहीं करते थे। ये कहां पे दिया है? ये दिया है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड्स। तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड्स, यानी क्या करूंगा मैं? CI2 माइनस CI1, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीसीडिंग अमाउंट यानी CI1, प्रीसीडिंग अमाउंट मतलब CI1 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम हम लोग कितना लेंगे? हाफ। क्यों? क्योंकि 6 मंथली बेसिस है, तो 6 मंथली बेसिस में टाइम हम लोग कितना लेंगे? हाफ। या तो टाइम को हाफ ले लो, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां पे हमने टाइम को ले लिया हाफ, ओके, बिकॉज दिस इज 6 मंथली बेसिस। ओके, तो CI2 माइनस CI1 यहां पे मैंने किया, देखो, दिस इज CI2, दिस इज CI1, इन दोनों को माइनस किया तो कितना मिला? 110.5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CI1 क्या है? CI1 इज 650, तो 650 मल्टीप्लाई बाय हाफ। ओके, ये टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला है। तो इन दोनों को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 11050 अपॉन 650 इंटू 1/2। ये 0 गया, ये 0 गया। 1105 डिवाइड बाय 65, 1105 डिवाइड बाय, ओके, तो ये कितना आ गया? 65 डिवाइड बाय 1105 17 डिवाइड बाय 1/2, डिवाइड बाय 1/2। अब ये कैसे करते हैं हम लोग? डिवाइड बाय 1/2, तो दिस इज नथिंग बट 17 डिवाइड बाय 1/2। 17 मेन डिवीजन का लाइन ये है, 17 डिवाइड बाय 1/2, तो दिस इज 17 अपॉन 1 डिवाइड बाय 1/2, तो दिस इज 17 अपॉन 1 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, सामने वाले का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 17 इंटू 2 इज व्हाट? 34%। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 34%। अब ये मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया? ये मैंने फॉर्मूला यूज किया जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, डिफरेंस बिटवीन द CI ऑफ द प्रीसीडिंग अमाउंट्स, डिफरेंस बिटवीन द CI ऑफ, क्या दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है फॉर्मूला, क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड्स, CI और अमाउंट कुछ भी ले लो, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीसीडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, तो ये टेक्स्ट बुक का हमने फॉर्मूला लेके कर लिया। So we can use both the methods. Now, Geeta borrowed rupees 15,000 for 18 months at a certain rate of interest compounded semi-annually, मतलब half yearly. If at the end of 6 months its amount to be 15,600, calculate the rate of interest per annum and the total amount of money that it has to pay. Okay, मैं पहले देखो, इसको भी हम लोग विद फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला दोनों भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है, तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। सबसे पहले आई विल ट्राई इट विदाउट फॉर्मूला। ओके, विदाउट फॉर्मूला अगर करना है तो याद रखना देयर आर 18 मंथ्स, 18 मंथ्स है, यानी 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। आई विल मेक 3 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, प्रिंसिपल क्या दिया है मुझे? पहले बार का प्रिंसिपल मुझे दिया है 15,000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं मालूम है, टाइम पीरियड मैं लूंगा 6 मंथ्स यानी हाफ ईयर, 6 मंथ्स यानी मैं क्या लूंगा, हाफ ईयर। ओके, और उसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। अब सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो गया, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट विदाउट फॉर्मूला, बट कैन आई सॉल्व दिस, आई कैनॉट सॉल्व दिस। व्हाई? क्योंकि मुझे सीआई भी नहीं मालूम है, मुझे आर भी नहीं मालूम है। तो अगर दो अननोन है और एक इक्वेशन है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। मगर इसमें एक अच्छी चीज दी है इन्होंने बोला है कि अमाउंट, ओके, इफ एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स अमाउंट कितना है 15,600, यानी अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म मुझे दिया है विच इज हाउ मच, विच इज 15,600। अब अमाउंट तुमको मालूम है, प्रिंसिपल तुमको मालूम है, तो तुम सीआई पता कर सकते हो ना। ओके, सीआई पता कर सकते हो ना। हाउ कैन यू फाइंड आउट? अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सीआई ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, यही करते हैं हम लोग। अब अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म मुझे कितना दिया है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 15600। मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि 6 मंथली बेसिस है, यहाँ पे 6 महीने पे एक टर्म खत्म होता है, तो आई विल कॉल इट अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट टर्म। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है, 15,000 प्लस सीआई ऑफ फर्स्ट टर्म। सो आई कैन फाइंड आउट सीआई ऑफ फर्स्ट टर्म। कैसे? ये 15,000 को इधर भेज दो, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 15,600 माइनस 15,000 गिव्स मी 600। तो सीआई ऑफ फर्स्ट टर्म मुझे कितना मिल जाएगा, 600 रुपीज। ओके, अमाउंट दिया था तो अमाउंट से मैंने सीआई कैलकुलेट कर लिया, तो सीआई मुझे कितना मिला, सीआई मुझे मिला 600 इज इक्वल टू, ये कितना है 15,000 इंटू आर इंटू हाफ डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरोस गए, ये 2 जीरोस गए। ओके, 150 इधर जाएगा, ये 2 और ये 150। अब यहां पर क्या है, दिस इज 600 इज इक्वल टू 150 इंटू आर इंटू हाफ अपॉन कुछ नहीं है, अपॉन 1 है। तो ये 2 को नीचे ले लो, राइट, ये 2 को नीचे ले लो, 1 है, ये 2 हो गया। 150 डिवाइड बाई 2, 150 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट, 75। तो ये हो जाएगा 75 इंटू आर, 75 इंटू आर इज इक्वल टू 600। 75 को इधर भेज दिया, 600 डिवाइड बाई 75, 600 डिवाइड बाई 75 इज नथिंग बट 8, is nothing but what, 8। तो यहाँ पे हो गया 600 डिवाइड बाय 75 इज आर, तो आर मुझे मिल गया 8%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गया 8%। ओके, दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस, बट देयर इज अनदर ऑल्सो, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो भी देख लो। ओके, ये कॉपी करना, कॉपी कर लो। अब व्हाट इज द सेकेंड वे टू सॉल्व दिस? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर प्रिंसिपल ऑफ, यहां पे मैं सीधा सीआई लिखता हूं ना, सीआई इज हाउ मच, सीआई था, सीआई वाज 600, तो सीआई ऑफ फर्स्ट टर्म वाज 600 और अमाउंट हमें कैसे मिला, प्रिंसिपल प्लस सीआई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे ने क्या बोला मालूम है, सर प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ द प्रीवियस टर्म। तो ये इसके पिछले वाले टर्म का ये अमाउंट था। अब यहां पे तुमने अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म दे दिया, तो ये अमाउंट ऑफ जीरो ले लो, अमाउंट ऑफ जीरो टर्म ले लो। अमाउंट ऑफ जीरो टर्म कितना हो गया, 15,000। ये बात कुछ समझ में आ रही है, ये बात कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अब यहां पे देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड टर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 15600। उसी तरह से ये जो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट टर्म था, ये इसके पहले वाले टर्म का ये अमाउंट था। ये क्या था, अमाउंट था। तो ये हो गया 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट, ये हो गया 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट। तो अब मैं मेरा पुराना फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, दैट इज अमाउंट ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस R% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म। अब यहां पे अमाउंट ऑफ सेकेंड टर्म ये है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म ये है, क्योंकि इस साल का प्रिंसिपल पिछले साल का अमाउंट होता है। ओके, तो यहां पे अमाउंट ऑफ सेकेंड टर्म मैंने ले लिया 15600 is equal to amount of first term, that is 15,000 plus R%
आर परसेंट ऑफ, आर मुझे नहीं मालूम है तो आर अपॉन 100 इंटू अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज व्हाट 15,000। ये दो जीरोस गए, ये दो जीरोस गए, यहां पर ये 15,000 इधर आ गया, 15,000 इधर आके माइनस हो गया तो ये हो गया 600, यहां पे हो गया आर इंटू 150। तो R is equal to 600 divided by what 150 and that is again nothing but 8, that is nothing but 8। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग इसको, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आई ना, ये 15,000 था, ये इस तरफ आके इसके साथ माइनस हो गया तो 15,600 माइनस 15,000 इज 600, बचा क्या R इंटू 150, R इंटू 150, 150 को इधर भेज दिया, डिवाइड हो गया, 600 अपॉन 150 इज 8%। तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू फाइंड आउट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ द प्रीवियस टर्म। तो ये प्रीवियस टर्म का अमाउंट है और ये नेक्स्ट टर्म का अमाउंट है, दोनों अमाउंट मुझे मालूम है, आई कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट। ओके, अब इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद अब उन्होंने क्या बोला है, नाउ दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट अमाउंट एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। अब विदाउट फॉर्मूला करने जाएंगे ना तो ये एक बार करना पड़ेगा, दूसरी बार करना पड़ेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा और तीसरी बार का जो अमाउंट है वो आंसर यहां पर आएगा। या तो फिर अगर 3 बार करना है तो रादर आई विल यूज फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। ओके, मगर ये 6 मंथली बेसिस है, 6 मंथली बेसिस है तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड, रेट को 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है 15,000 इंटू 1 प्लस आर, आर मुझे मिल गया ना, आर मुझे कितना मिला है 8। ओके, आर मुझे मिल गया था 8, तो ये हो गया 8 अपॉन 2 इंटू 100। ओके, n इंटू 2, n नंबर ऑफ ईयर्स कितना था 18 मंथ्स यानी 1.5, 1.5 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 2, 1.5 इज नथिंग बट 3/2, राइट, 1.5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, जो आंसर मिलेगा उसको ऊपर वाले से प्लस, 2 प्लस 1 इज 3, 3 अपॉन 2, तो दिस इज नथिंग बट 3 अपॉन 2। यहां पे हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा 15,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 100, दिस इज 3/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, बराबर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, ये 2 4s are 8 और ये 4 है और ये 100 है, तो इन दोनों को अगर मैं रिड्यूस करता हूं तो 1 अपॉन 25, राइट, तो ये हो जाएगा 15,000 1 प्लस 1 अपॉन 25, अब रेस टू क्या है 3। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 है, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के प्लस है तो डिनोमिनेटर हैज टू बी सेम, तो मैंने इसको 25 से मल्टीप्लाई किया, नीचे ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस गिव्स मी 15,000, 25 into 1 is 25, 25 plus 1 is 26, नीचे क्या है, इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में का क्यूब, का क्या है क्यूब, तो दिस इज 15,000 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। ओके, अब इन सबको सॉल्व कर दो, ये 25 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 हाँ 25 डिवाइड बाई 15,000 ये हो जाएगा 600, फिर 25 से इसको भी डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 24। ओके, तो बचा क्या अपने पास 24 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइड बाई 25, इसको सॉल्व कर दो, सीधे अमाउंट ऑफ थर्ड टर्म मिल जाएगा। ओके, सो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, मुझे मिलता है 421,824 डिवाइड बाई 25 विच गिव्स मी 16872.96। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, अब 10th वाला क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, हम यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 2 years है, वी हैव टू कैलकुलेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, 3560 वो रिटर्न कर रहा है। ओके, अब अगर वो कोई चीज रिटर्न कर रहा है तो हम लोग विदाउट फॉर्मूला ही यूज करते हैं,
दैट इज व्हाट वी डू। तो हम लोग यहाँ पे भी विदाउट फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज ही इज रिटर्निंग सम अमाउंट। ये 3560 ये जो पैसा है ना, ये बीच में ही वो रिटर्न कर रहा है। तो जब भी कोई बंदा रिटर्न करता है तो वी हैव टू यूज विदाउट फॉर्मूला। ओके, तो विदाउट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए है तो हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, 1 साल का इधर, 1 साल का इधर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज 8000 फॉर द फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7, टाइम हम लोग लेंगे 1 ईयर, 2 साल है तो 1 साल इधर 1 साल इधर, टाइम हमने लिया 1 ईयर। नाउ आई विल फाइंड आउट CI ऑफ फर्स्ट ईयर। CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये 2 0 हो गया, ये 7 7 7 56, ये हो गया 560। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट ईयर, जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर मिलता है, मैं अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर पता करता हूं। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस CI ऑफ फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इज व्हाट? 8000 एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज व्हाट? 560। तो ये हो जाएगा 8560। दिस इज अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। बट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, मगर यहां पर ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो 3560 रुपीज रिटर्न कर रहा है। तो माइनस 3560 जो उसने रिटर्न किया, ये मैंने माइनस कर दिया, तो ये हो गया 5000। ओके, अब ये जो 5000 अमाउंट है, ये जो 5000 जो अमाउंट है, अब ये बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो दैट इज व्हाट? 5000। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नॉर्मली अमाउंट बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, मगर इस क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है? 3560 रुपीज रिटर्न कर रहा है। तो अगर वो फर्स्ट ईयर के एंड में ही रिटर्न कर रहा है तो ये पूरा का पूरा पैसा प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर बनेगा क्या? नहीं। 8560 को में से 3560 माइनस कर लूंगा, जो बचेगा वो बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। ओके, तो दिस बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? सेकेंड ईयर। एक मिनट, दिस बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। अब रेट कितना है? रेट तो 7 है, टाइम वापस से 1 लेंगे। नाउ आई विल कैलकुलेट CI2। CI2 इज नथिंग बट PRT अपॉन 100। P कितना है? 5000। रेट कितना है? 7। टाइम कितना है? 1 अपॉन 100। 2 zeros गए, 2 zeros गए, 7 5 35। ये कितना हो गया? 350। दिस इज CI ऑफ 2 years। दिस इज CI ऑफ व्हाट? सेकेंड ईयर। अब CI ऑफ 2 years निकालने के बाद, अच्छा, टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड टू हिम इन ईयर्स टू क्लियर द डेब्ट। ठीक है, अमाउंट भी पता कर लेते हैं, अमाउंट भी पता कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस CI ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इज व्हाट? 5000 प्लस CI ऑफ सेकेंड ईयर इज व्हाट? 350। 5000 plus 350 is 5350. This is amount to be paid at the end of second year to clear all the debt. पूरा डेप्ट क्लियर करने के लिए उसको 5350 रुपए देने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब यहां पे देखो, सबसे पहले क्या पूछा है? इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर। तो सिर्फ सेकेंड ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया? तो दिस इज द इंटरेस्ट पेड इन द सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट पेड इन द सेकेंड ईयर इज 350 रुपीज। 350 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 years। इंटरेस्ट पेड इन 2 years क्या होता है? इंटरेस्ट पेड इन 2 years इज इंटरेस्ट पेड इन फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट पेड इन सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया? 560। सेकेंड ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया? 350। इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला? 1 5 6 7 8 9 910। दिस इज द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 years। बात समझ में आई? इंटरेस्ट पेड इन सेकेंड ईयर पूछा है तो 350। इंटरेस्ट पेड इन सेकेंड ईयर पूछा है तो सिर्फ दूसरे साल का इंटरेस्ट। मगर इंटरेस्ट पेड इन 2 years पूछा है तो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का दोनों के इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो ये मुझे कितना मिला? ये मुझे मिला 910। दिस इज द इंटरेस्ट पेड इन 2 years। आगे पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 years टू क्लियर द डेप्ट। अच्छा, पूरा डेप्ट क्लियर करने के लिए उसने कितना पैसा पे किया है ये भी पूछा है। अब देखो यहां पर उसने फर्स्ट ईयर में इतना पैसा पे किया 3560। तो फर्स्ट ईयर में उसने 3560 पे किया है। ये पे करने के बाद क्या डेप्ट क्लियर हुआ? नहीं, इतना पैसा बच गया। फिर ये पैसा आगे गया, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आया? 350। तो 5000 प्लस 350, इन दोनों को ऐड किया तो मुझे कितना मिला? 5350। अब ये भी पैसा उसको देना ही है ना, टू क्लियर द डेप्ट। कुछ बात समझ में आई?
डेप्ट क्लियर करने के लिए उसको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा ये पूछा है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 years टू क्लियर द डेप्ट। तो पहले साल उसने कितना पे किया 3560 इतना तो पे किया, मगर क्या इतना पे करके उसका डेप्ट क्लियर हुआ? नहीं, उसका टोटल डेप्ट था 8560 का, जिसमें से उसने 3560 दिया, बराबर कम दिया, बचा कितना 5000। अब ये भी अगर वो पे कर देता तो यहीं पे खत्म हो जाता, मतलब 8560 पूरा पे कर देता तो यहीं पे खत्म होता, मगर उसने 3560 पे किया, बचा कितना 5000। तो तुम बोलोगे सर अब 5000 एक्स्ट्रा पे कर देगा अगले साल तो चलेगा क्या? नहीं, अगले साल के एंड में ये 5000 पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा। तो ये 5000 जो आया इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आया 350, तो ये प्रिंसिपल पे 350 इंटरेस्ट लग के कितना हो गया 5350। दिस इज द अमाउंट टू बी पेड इन सेकेंड ईयर। तो 3560 उसने पे किया है प्लस 5350 उसको नेक्स्ट ईयर पे करने के लिए आएगा, तो ये हो जाएगा 10 11 1 1 5 6 7 8 9 5 6 7 8 5 6 7 8 8990 is the total money which should pay in 2 years to clear the debt, that is 8910. If I look at this question, 11th one, find the sum invested at 10% compounded annually. Now this question is exactly same as exercise 2B question number 2, sorry, question number 3. एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है। द ओनली डिफरेंस इज यहां पे थर्ड ईयर दिया है और वहां पर सेकेंड ईयर दिया है। ओके, अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8% per annum compound interest if the interest for the second year exceeds that for the first year by rupees 96, find the sum of money. ये एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, this question is exactly same like that, but still we will do this now. Okay, देख लेते फटाफट करते हैं। अब क्या दिया है यहां पर, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द सम, सम हमें नहीं मालूम है। नॉर्मली जब भी हमें सम नहीं मालूम है तो मैं सम कितना ले लूंगा 100। ओके, दिस इज अवर नॉर्मल मेथड कि प्रिंसिपल अगर नहीं मालूम है तो प्रिंसिपल 100 ले लो, फिर सारी इमेजिनरी वैल्यूज कैलकुलेट करो, क्योंकि एक्चुअल प्रिंसिपल इज नॉट 100, वी डोंट नो व्हाट द एक्चुअल प्रिंसिपल इज, दिस इज एन इमेजिनरी प्रिंसिपल। अब इमेजिनरी प्रिंसिपल लिया है तो इमेजिनरी सीआई मिलेगा, इमेजिनरी सीआई मिलेगा तो इमेजिनरी अमाउंट मिलेगा, फिर अगले साल का भी इमेजिनरी अमाउंट मिलेगा, अगले साल का भी इमेजिनरी सीआई मिलेगा, थर्ड ईयर का भी इमेजिनरी सीआई मिलेगा। ये सारे इमेजिनरी वैल्यूज को मैं रियल वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। ओके, और एक बार कंपेयर कर लिया, दो फ्रैक्शंस मिलेंगे, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाट अवर टेक्निक इज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो इमेजिनरी प्रिंसिपल मैंने ले लिया 100। ओके, अच्छा, कैन वी डू इट विथ फॉर्मूला मेथड और विदाउट फॉर्मूला? तो यहां पे ना फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मुझे अलग से चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मुझे अलग से चाहिए। अगर फॉर्मूला मेथड यूज करूंगा तो मुझे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट डायरेक्टली मिल जाएगा, मुझे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अलग से नहीं मिलेगा। तो आई हैव टू यूज विदाउट फॉर्मूला। तो विदाउट फॉर्मूला यूज करेंगे तो फर्स्ट ईयर का अलग मिलेगा, सेकेंड ईयर का अलग मिलेगा, थर्ड ईयर का अलग मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। फॉर्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्टली थर्ड ईयर का मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का नहीं मिलेगा, और मुझे यहाँ पे फर्स्ट ईयर का अलग से चाहिए और थर्ड ईयर का अलग से चाहिए, तो वी हैव टू यूज विदाउट फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल ले लिया 100, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, एंड ओके 3 इयर्स का है, तो टाइम हम लोग 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर स्प्लिट करेंगे, तो दिस इज टाइम ऑफ 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर is equal to principal of first year into rate into time divide by 100। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज 100, रेट इज 10, टाइम इज 1, डिवाइड बाय 100, 100 गया, 10 into 1 हो गया 10, दिस इज सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। तो सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर मिल गया। एज सुन एज सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर मिलेगा, आई विल फाइंड आउट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। हाउ विल आई फाइंड आउट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज
principal of first year plus CI of first year. Principal of first year is 100, CI of first year is 10. 100 plus 10 becomes 110. This is amount of first year. Amount of first year will become principal of second year. तो principal of second year हो गया 110. Rate is again the same, that is 10%. Time is 1. So I will find out CI of second year, that is equal to principal of second year into rate into time upon 100. Principal of second year is 110. Rate is 10. Time is 1 upon 100. ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया. तो sorry, multiply 11 into 1 into 1 will give me nothing but 11. This is CI of second year. Okay, CI of second year के बाद I will find out amount of second year, that is principal of second year plus CI of second year. Principal of second year कितना है 110. तो principal of second year is 110. CI of second year कितना है, CI of second year is 11. So this becomes 121. This is amount of second year. Now I will go ahead and I will find out third year. तो थर्ड ईयर का भी इसमें CI पूछा है, तो मैं थर्ड ईयर का भी पता करूंगा. अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, तो विच इज 121. Rate is 10, time is 1. CI of third year is equal to principal of third year into rate into time divided by 100. Principal of third year is 121. Rate is 10, time is 1. डिवाइड बाय 100. एक 0 गया, एक 0 गया. 10 से मैं डिवाइड नहीं करूंगा. ओके, 121 ऊपर है 121, नीचे है डिवाइड बाय 10. 121 डिवाइड बाय 10 इज 12.1. सिर्फ डेसिमल पॉइंट को आगे ले लिया. दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर. आई डू नॉट नीड टू फाइंड अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर. अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर पता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एक्सीड्स interest of first year by 252. What does it means? It means CI of third year exceeds मतलब ज्यादा है. ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा. तो exceeds की जगह पे क्या आ गया, माइनस. exceeds the interest of first year. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ओके, जो भी है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10 रुपीज है. इसको अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 252. हमें मिलेगा 252. दिस इज रियल वैल्यू. ओके, दिस इज ऑल रियल वैल्यूज. अब रियल वैल्यू मुझे कुछ नहीं मालूम है. कैन आई से दिस इज CI ऑफ थर्ड ईयर? नो, दिस इज नॉट रियल वैल्यू. दिस इज जस्ट इमेजिनरी CI ऑफ थर्ड ईयर. दिस इज इमेजिनरी CI ऑफ फर्स्ट ईयर. दिस इज इमेजिनरी CI ऑफ सेकेंड ईयर. अब हमारी इमेजिनरी वैल्यूज हम लोग लेते हैं. तो इमेजिनरी वैल्यूज क्या है भाई, CI ऑफ थर्ड ईयर एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस. तो इमेजिनरी CI ऑफ थर्ड ईयर इज दिस 12.1 माइनस इमेजिनरी CI ऑफ फर्स्ट ईयर. दिस इज इमेजिनरी CI. तो इमेजिनरी CI ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है, 10 रुपीज. इन दोनों को माइनस किया तो कितना मिलेगा, 2.1. दिस इज इमेजिनरी डिफरेंस. दिस इज इमेजिनरी डिफरेंस, राइट. दिस इज रियल डिफरेंस. दिस इज इमेजिनरी डिफरेंस and this is real difference. Now what I will do, I will compare both these real values and imaginary values by using unitary method. अब compare कैसे करेंगे हम लोग, compare करेंगे if principal is 100, okay, if principal is 100, जो मेरे इमेजिनरी प्रिंसिपल है, तो डिफरेंस कितना है, then difference between what, थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर. थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, 2.1. तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का CI कितना है, 2.1. दिस इज इमेजिनरी. ये जो रेड में लिखा है ये पूरा इमेजिनरी वैल्यूज है. नाउ आई विल कंपेयर दिस विथ
रियल वैल्यूज। तो रियल वैल्यू का इफ प्रिंसिपल, रियल वैल्यू का प्रिंसिपल हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो हम लोग ले लेंगे x। तो रियल वैल्यू का अगर प्रिंसिपल x है, देन रियल डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ थर्ड ईयर एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर, जो मुझे दिया है 252, दिस इज द रियल डिफरेंस। ओके, दिस इज द रियल डिफरेंस। तो दिस इज 252. Now I will compare this using unitary method. How do I compare this? इन दोनों के नीचे फ्रैक्शन बना लेते हैं, एक फ्रैक्शन मिल गया, रियल, इमेजिनरी और रियल वैल्यू। यहां पर भी इन दोनों वैल्यूज को भी हम लोग फ्रैक्शन बना लेंगे एक, ओके, अपॉन डाल के फ्रैक्शन बना लेंगे, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या दे देंगे? इक्वल। ओके, इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में क्या ले लेंगे? इक्वल। तो व्हाट विल आई गेट? I will get two fractions, which is पहला फ्रैक्शन मिलेगा 100 अपॉन x, दूसरा फ्रैक्शन मिलेगा 2.1 अपॉन 252। ओके, 2.1 अपॉन 252, दोनों के बीच में क्या दे दिया? इक्वल। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 को इससे मल्टीप्लाई और x को इससे मल्टीप्लाई। तो 100 को 252 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 100 इंटू 252, बीच में इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई x इंटू 2.1। हमें x का वैल्यू चाहिए, 2.1 को यहां पे भेज दो, तो 100 इंटू 252 डिवाइड बाय 2.1, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 25200 डिवाइड बाय 2.1 विच इज x। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा 12,000, which is our original principle, and this has been asked. Okay, we have done exact sum, exact यही सम हमने किया है एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एग्जैक्ट सम क्या किया हमने प्रिंसिपल नहीं पता था तो प्रिंसिपल इमेजिन किया 100, फिर इमेजिनरी CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज 10, इमेजिनरी CI ऑफ सेकेंड ईयर इज 11, इमेजिनरी CI ऑफ थर्ड ईयर इज 12.1। ये सारे इमेजिनरी CI है, ये रियल CI नहीं है। अब मैंने इमेजिनरी CI ऑफ थर्ड ईयर क्यों पता किया? क्योंकि रियल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया था, तो रियल थर्ड ईयर का डिफरेंस और रियल फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 252 है। तो मैंने लिखा व्हेन प्रिंसिपल इज 100 द रियल डिफरेंस इज 252, यहां पे लिख लिया 252। अब उसको इमेजिनरी वैल्यू से कंपेयर किया, जब इमेजिनरी प्रिंसिपल 100 है तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया था डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, तो हम लोग इमेजिनरी के साथ भी वही करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनरी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 2.1। ओके, ऊपर रियल वैल्यूज, ऊपर इमेजिनरी वैल्यूज, नीचे रियल वैल्यूज, दो फ्रैक्शंस बना लिए, दोनों फ्रैक्शन के बीच में इक्वल दे दिया, सॉल्व किया, x का वैल्यू मिला विच इज अवर ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओके, now in this question is exactly same as exercise 2B question number 11. What was that question? I will read it. Exactly same. A man borrows 10,000 rupees at 5% per annum compound interest. He repays 35% of the sum borrowed at the end of first year and 42% of the sum borrowed at the end of second year. तो यहाँ पे दोनों साल में अलग अलग परसेंट वो रिपे कर रहा है, मगर यहाँ पर ही पेज बैक 30% ऑफ द सम बोरोड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है, उसमें परसेंटेज चेंज हो रहा था। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली सेम, बट स्टिल वी विल डू दिस अगेन। जरा एक बार और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर मैन बोरोज 10,000 रुपीज, ओके, तो प्रिंसिपल हो गया 10,000 रुपीज, ये उसने लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली, ओके, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 30% ऑफ द सम बोरोड।
साल के एंड में वो 30% वापस दे रहा है। ओके तो कितने साल के लिए? अच्छा 2 साल के लिए। अब पे अटेंशन यार, अगर उसने 10,000 लिया है, 2 साल के बाद वो लोन पूरा सेटल करने के लिए डज ही नीड टू पे ओनली 10,000 और ही विल पे मोर देन 10,000? तो ऑफ कोर्स ही विल पे मोर देन 10,000, ही विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल। ओके मगर इसमें कैसे हो रहा है? ही इज नॉट वेटिंग फॉर द 2 years, वो पूरे 2 साल नहीं रुक रहा है रीपेमेंट करने के लिए, वो फर्स्ट ईयर के एंड में ही 30% रिटर्न दे रहा है और सेकेंड ईयर के एंड में भी ओके वो 30% रिपे करेगा और उसके बाद भी कुछ अमाउंट होगा जो बचेगा। तो दैट इज व्हाट ही विल पे आफ्टर सेकेंड ईयर। ओके तो यहाँ पे रिपेमेंट हो रहा है आफ्टर एवरी ईयर। अगर रिपेमेंट हो रहा है आफ्टर एवरी ईयर तो आई नो आई कैन नॉट यूज फॉर्मूला मेथड, क्योंकि फॉर्मूला मेथड में रीपेमेंट एडजस्ट करने का प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो वे आई कैन एडजस्ट रीपेमेंट। वो तो ऐसा होता है कि एक बार पैसा दे दिया, फिर पूरे 2 साल के बाद 3 साल के बाद जितना भी अमाउंट होगा, फाइनल जो अमाउंट होगा वो एक साथ ही रिपे करने का ऑप्शन आता है फॉर्मूला मेथड में। मगर अगर हर साल के एंड में अगर कुछ कुछ रिपे कर रहे हैं तो वी विल हैव टू यूज विदाउट फॉर्मूला। ठीक है तो यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, तो वी विल स्प्लिट दिस इनटू 2 years. This is for first year, this is for second year. So principal is 10,000, rate is 10 and time is 1. So I will find out CI for the first year, that is equal to principal of first year into rate of first year into time of first year divided by 100. Principal of first year is 10,000, rate is 10 and time is 1 divide by 100. 2 zeros गए, 2 zeros गए, 100 into 10 कितना हो गया? 1000. ओके ओके 1000 तो ओके तो CI for the first year is 1000. As soon as I find out CI, I will find the amount, and amount of first year is equal to principal of first year plus CI of first year. Principal of first year is 10,000, CI for first year is 1000. 10,000 plus 1000 gives me 11,000. This is CI of first, this is amount of first year. Now normally amount of first year becomes principal of second year. Normally amount of first year becomes principal of second year, मगर यहां पर he is paying back something. अगर वो कुछ रिफंड कर रहा है, if he is paying back, अब वो तो डिडक्ट होना चाहिए ना, उस पे इंटरेस्ट क्यों लगेगा? क्योंकि he is paying back. तो what I will do, अमाउंट जो होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये 11,000 माइनस कितना पे कर रहा है? ही इज पेइंग, अच्छा इसमें अमाउंट नहीं दिया है, दे हैवंट गिवन अस अमाउंट, कितना अमाउंट वो पे कर रहा है? ही इज पेइंग 30% ऑफ द सम बोरोड. तो व्हाट इज द सम बोरोड? सम बोरोड इज 10,000, तो 30% ऑफ 10,000 वो रीपे कर रहा है. ओके तो ही इज रिपेइंग 30% ऑफ 10,000 ऑफ सम बोरोड विच इज 10,000. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11,000 माइनस 30% इज 30 अपॉन 100 ऑफ 10,000. 2 जीरोस गए, 2 जीरोस गए, ये हो जाएगा 30 इंटू 100 इज 3,000. तो 11,000 माइनस 3,000 इज 8,000. ओके 8,000. अब ये जो अमाउंट है, now this amount will become the principal for next year. Okay, this amount will become the principal for next year. तो principal of second year is now 8,000 क्योंकि उसने 3,000 repay कर दिया. Rate is 10%, time is 1. I will find out CI of second year which is 8,000 into 10 into 1 अपॉन 100. 2 जीरोस गए, 2 जीरोस गए, यहां पे कितना हो गया? 800. दिस इज CI of second year. As soon as I find out CI of second year, I will find the amount of second year. Amount of second year is equal to principal of second year plus CI of second year. Principal of second year is 8,000. CI of second year is 800. That gives me 8,800. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर. बट तो
सेकेंड ईयर के एंड में 8,800 अभी भी बाकी रहता है। अगर ये वो पैसा दे देगा तो उसका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ओके, उसका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। बट हर साल के एंड में वो 30% ऑफ 10,000 तो दे ही रहा है, तो इस साल भी वो 30% ऑफ 10,000 देगा। ओके, तो ये अमाउंट में से हम लोग माइनस करेंगे 30% ऑफ 10,000। अब 30% ऑफ 10,000 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, यहां पर कितना मिल रहा है 3,000। तो ये 3,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 8,800 माइनस 3,000 which will give me 5,800। ओके, अब ये अमाउंट देने के बाद उसका लोन सेटल हो जाएगा। तो द आंसर इज 5,800। द आंसर इज 5,800। ओके, दिस इज व्हाट विल पे। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, उसने टोटल कितने पैसे दिए लोन सेटल करने के लिए? हाउ मच? 10,000 का लोन लिया था, उसने टोटल कितने पैसे देके लोन सेटल किया? फर्स्ट ईयर में उसने कितना दिया? फर्स्ट ईयर में ही पेड बैक 30% ऑफ सम बोरोड विच इज 30% ऑफ 10,000, दैट इज 3,000। तो फर्स्ट ईयर में उसने 3,000 दिए थे। दिस इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आई एम जस्ट आस्किंग, मैं जब पूछ रहा हूं। फर्स्ट ईयर में उसने 3,000 दिए, सेकेंड ईयर में उसने वापस से 3,000 दिए, क्योंकि हर साल के एंड में वो 3,000 तो दे ही रहा था। उसके बाद भी कितना पैसा बचा? उसके बाद भी 5,800 बचा हुआ है। जब ये इतना पैसा दे देगा 5,800, तो उसका लोन सेटल हो जाएगा। तो टोटल हाउ मच इज पेइंग बैक? 0 0 8 5 6 7 8 9 10 11 11,800 उसको वापस देना है टू सेटल द एंटायर लोन। ओके, 10,000 का लोन लिया था, मगर 2 साल के बाद अगर उसको सेटल करना है तो ही विल हैव टू पे 11,800। फर्स्ट ईयर उसने 3,000 दिया, सेकेंड ईयर के एंड में उसने 3,000 दिया, और उसके बाद भी 5,800 बचा हुआ है विच ही विल पे टू सेटल द होम लोन। बट राइट नाउ द आंसर इज 5,800। ओके, अच्छा, 13th वाला क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम लाइक दिस वन, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। 13 वाले में सिर्फ वो 20% रिटर्न कर रहा है। ओके, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही इज पेइंग 20%। तो जहां पे 30% लिया वहां पे 20% लेंगे, रेस्ट इज द सेम। So with this, I think we have finished this exercise 2C and this chapter.